नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं श्रेय पांडे, रायपुर ब्रांच से, और हाल ही में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ की सीरीज, जिसमें मैंने आपको 4 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। और ये जो सारे टॉपिक हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित टॉपिक है, और आज का भी जो टॉपिक है वो हमारा छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित टॉपिक होने वाला है। उन 4 वीडियोस के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही हमारे एप्लीकेशन की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं? चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ का अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार, जिसके अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं आज वो हम देखने वाले हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? तो भाई आते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, किन किन जिलों से गुजरती है, किन किन तहसीलों से गुजरती है, मानक समय रेखा किन किन जिलों से गुजरती है, छत्तीसगढ़ की स्थिति ग्लोब पर कहाँ है, ठीक है, उसकी स्थिति और विस्तार भी हम देखेंगे। तो आज की क्लास हमारी इस टॉपिक पर होने वाली है। ये जो प्रश्न हम चर्चा कर रहे हैं हमारी किताब छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ सॉल्व पेपर भाग 1, छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ सॉल्व पेपर भाग 2, इन दोनों किताब को हमने रेफरेंस लिया है। ये किताब स्पेशली सीजी व्यापम और सीजी पीएससी के बच्चों के लिए डिजाइन की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न विषयों से आए हुए प्रश्नों को टॉपिक वार अलग अलग विषयों के साथ में किन किन एग्जामिनेशन में कितने कितने प्रश्न पूछे गए वो सारे एक साथ व्याख्या के साथ आपको दिया गया है। इससे आपको लाभ ये होता है कि आपको इंटरनेट पर जाकर पुराने वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक ही स्थान पर एक विषय के टॉपिक वार प्रश्न आपको यहाँ पर से मिल जाते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और क्षमा चाहूंगा, देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न उठाते हैं जी, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सीजीपीएससी आरटीओ 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए यहां पर एक शब्द आया कर्क रेखा। अब कर्क रेखा की अवस्थिति को जानने के लिए हमें समझना होगा कि ये कर्क रेखा कौन सी रेखा है, ये कहां पर होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम ग्लोब का एक छोटा सा अध्ययन बस कुछ देर हम करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हमारे प्रश्न में। तो सबसे पहले पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? अब पूरे पृथ्वी पे तो जाके देख नहीं सकते, तो उसका एक प्रारूप हम बनाते हैं ग्लोब। और हमने देखा है कि ग्लोब पर कुछ लंबवत रेखाएं, कुछ इस तरह से समानांतर रेखाएं खींची हुई हमें दिखाई देती हैं। यही रेखाएं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहलाती है। अगर रेखा आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरह से समानांतर खींची गई है, इन रेखाओं को हम कहते हैं क्या? अक्षांश रेखाएं। और जब रेखाएं लंबवत खींची दिखाई देती है तो इन रेखाओं को हम कहते हैं क्या? देशांतर रेखाएं। इन रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये तो आप जान डालें, सभी जानते हैं इस विषय में। जस्ट रिवीजन हो जा रहा है, समझिए आपका जो पुराने स्टूडेंट है और नए स्टूडेंट और अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब ये जो पृथ्वी का जो ग्लोब का प्रारूप है, इस पर एक पूर्व से पश्चिम की ओर एक समानांतर रेखा खींची होती है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। वह 0 डिग्री पर यह रेखा खींची होती है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं जी? भूमध्य रेखा। ठीक है, और भूमध्य रेखा पूरे ग्लोब को, पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये रेखाएं किसी व्यक्ति ने इस तरीके से नहीं खींच दी है, ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक, तो ये जो रेखा है हमारी कौन सी? अक्षांश रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। और ये ग्लोब को, जो भूमध्य रेखा है, ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे ऊपर का टॉप का बिंदु उत्तरी ध्रुव कहलाता है, ये कहलाता है हमारा ध्रुव, और नीचे भी कहलाता है हमारा ध्रुव। तो जो दक्षिण होने के कारण ये दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा और उत्तर होने के कारण ये उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर की तरफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करते 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 टोटल 90 डिग्री तक की रेखाएं खींची होती है। 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं, और दक्षिण में भी 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं खींची होती है। अक्षांश रेखाएं 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां पर कितनी रेखाएं होती है? अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी होती है? तो 0 से लेकर दक्षिण में आएंगे तो 90 डिग्री मतलब 90 रेखाएं, प्लस 0 से लेकर ऊपर जाएंगे तो फिर 90 रेखाएं, और प्लस 0 डिग्री वाली रेखा, एक रेखा, कुल मिला के 181 अक्षांश रेखाएं हमें खींची हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी क्या होती है? तो पहली बात याद रखिएगा, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश, मान लेते हैं ये 1 डिग्री अक्षांश है, ये 2 डिग्री अक्षांश है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? अगर आपसे ये कहा जाए तो इन दोनों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। और सारे के सारे अक्षांश जो होते हैं इनके बीच की दूरी समान होती है ग्लोब पर। ठीक है,
क्या पता चलता है इन अक्षांश रेखाओं से? तो दो चीजों का पता चलता है। पहले तो यह पता चलता है कि ग्लोब में किस स्थान पर मौसम की अवस्थिति क्या है, कहां पर ठंड है, कहां पर गर्मी है कि नहीं? तो शीत कटिबंध, यहां पर उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, इस तरीके से अलग अलग बांटा गया, अलग अलग लाइन पे आपको दिखाई देता है। ऊपर का उत्तरी भाग बहुत ठंडा है, दक्षिणी भाग बहुत ठंडा है, बीच में फिर सारी मौसमी गतिविधियां होती हुए हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, दूसरा क्या पता चलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की अगर दूरी का हमें अनुमान लगाना है तो उसके लिए भी हमें अक्षांश रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये हम अभी मैं निकाल के बताऊंगा दूरी आपको, तो चीजें समझ में आ जाएंगी वहीं पर। ठीक है, अब इन अक्षांश रेखाओं पर 0 डिग्री से 23 डिग्री, 23.5 डिग्री जब हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो जो रेखा खींची हुई है उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची हुई रेखा हमारी कहलाती है क्या? इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है जी? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वहीं पर 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री अंश पर जो रेखा खींची होती है, ये वाली जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये रेखा आपकी कहलाती है क्या? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये हमारी दो रेखा हमारी दिखाई देती है, हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा। अब चलते हैं हम लोग कहां? देशांतर की तरफ। तो यहां पर ग्लोब पर जो लंबवत रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं। ये भी एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ऊपर में ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को इस तरीके से मिलाती है, और जो पृथ्वी के बीचों बीच, ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा खींची होती है वो 0 डिग्री पर खींची होती है, और इस 0 डिग्री रेखा को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं जी? ग्रीनविच रेखा। और ये प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये रेखा निर्धारित करती है समय। ठीक है, समय निर्धारण के लिए। तो जिस प्रकार अक्षांशीय रेखाओं का निर्धारण दूरी के निर्धारण करने के लिए हुआ, वहीं पर देशांतर रेखा का निर्धारण होता है समय और तिथि के निर्धारण के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देशांतर रेखा 0 डिग्री से पूर्व की तरफ 180 डिग्री तक, 1 2 3 4 5 6 डिग्री ऐसे करते करते 180 डिग्री तक खींची होती है, और वहीं पश्चिम की तरफ भी 1 2 3 4 5 6 करके 180 डिग्री तक खींची होती है। जो रेखा आपको यहां पर 0 डिग्री पर दिख रही है, इसी के विपरीत जो रेखा खींची हुई है पीछे, वही डिग्री होती है हमारी कितनी? 180 डिग्री। ठीक है, तो टोटल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो 0 से लेकर 179 आप इधर से जा रहे हैं। ठीक है, और 0 से लेकर 179 आप इधर से जा रहे हैं। तो टोटल रेखाएं कितनी हो रही हैं? 180 यहां पर दिखाई दे रही हैं, है ना? 179 प्लस 0 डिग्री वाला एक हो गया हमारा, और प्लस 179। तो इस तरीके से टोटल हमें देशांतर रेखाएं हमें दिखाई देती हैं, यहां से लेकर 180 पीछे, यहां से लेकर 180 पीछे। ठीक है, अब ये देखिए इनकी दूरी पर चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार यहां पर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी थी? तो ये थी 111 किलोमीटर। तो वहीं पर देशांतरों के बीच की दूरी देखने के लिए हम क्या समझेंगे कि जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा पर, और भूमध्य रेखा से अगर आप ऊपर बैठ जाते हैं, भूमध्य रेखा से आप ऊपर जाते हैं, तो देशांतरों की दूरी क्या होती है जी? कम होती है। देशांतरों की दूरी आपकी कम होती जाती है, और वहीं नीचे आते हैं तो फिर भी कम होती जाएगी। तो कहां पर सबसे अधिक होती है? तो भूमध्य रेखा पर जो दो देशांतर रहते हैं उनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? तो ये हम देखते हैं, भूमध्य रेखा पर दूरी होती है 111.34 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक दूरी होती है किसकी? दो देशांतर रेखाओं की। ठीक है, इससे समय का निर्धारण किया जाता है। कैसे समय का निर्धारण किया जाता है ये हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके पहले मैं एक बार फिर से यहां पर आता हूं। अक्षांश रेखा, तो जब मैंने, हमारा प्रश्न था कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में कहां से गुजरती है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जब कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है तो हमारे भारत की अवस्थिति कहां पर है? तो हमारी भारत की अवस्थिति है यहां पर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पूर्व की तरफ, इसलिए भारत जो स्थित है वो हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, और यहां से ही हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जब यहां से गुजरती है तो भारत देश से भी गुजरेगी और छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगी। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला था समय की गणना कैसे की जाती है। सबसे पहले मैं आपको ग्लोब में बताता हूं रेखाएं कैसे खींची हुई है। ठीक है,
तो हम ये देखते हैं यहां पर हमें दिखाई दे रहा है हमारा प्यारा भारत देश। ठीक है, भारत देश के नीचे यहां पर कुछ स्थान आगे 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री पर ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये रेखा है आपकी कौन सी रेखा? ये कहलाएगी हमारी भूमध्य रेखा। यहां पर जो रेखा है ये रेखा है हमारी भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर अब जब जाएंगे तो आप यहां पर पाएंगे कि यहां पर 23.5 डिग्री पर यह रेखा जो गुजर रही है, यह रेखा है हमारी कौन सी रेखा? यही है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नीचे की तरफ आएंगे तब आपको मिलेगी यहां पर मकर रेखा। यहां पर देखिए एक फैक्ट आपके सामने में आ रहा है, यहां पर जो ये अफ्रीका जो हमको दिखाई दे रहा है, यहां से दोनों रेखाएं मतलब तीनों रेखाएं एक साथ हमें गुजरती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर जो भारत से हमें कर्क रेखा गुजरती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए अगले हमारा समझते हैं कि टाइम का निर्धारण हम कैसे करते हैं। अब जब ये टॉपिक निकला है तो इस पर चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए, जो हमारी जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से 24 घंटे घूमती है। ठीक है, हमेशा घूमती रहती है अपने अक्ष पर। तो 24 घंटे में ये कुल कितना पूरा एक चक्कर लगाती है? तो एक चक्कर लगाने का मतलब हो गया कितना? 360 डिग्री की परिक्रमा करती है। तो 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, और एक घंटे में कितना घूमेगी? तो एक घंटा निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 से 24 घंटे का भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाता है कितना? 15 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में ये 15 डिग्री घूमती है। तो हमें 1 डिग्री घूमने में लगा समय निकालना होगा। अगर हमें 2 देशांतरों के बीच का समय जानना है, क्योंकि ये जो देशांतर होते हैं ये समय का निर्धारण करते हैं, तो हमें 2 देशांतरों के बीच का समय जानना है। तो उसके लिए हमें 1 डिग्री के बीच, मतलब कि यही जो 1 डिग्री में लगा समय है, यही 2 देशांतरों के बीच का समय है, ये हमें निकालना है। तो देखिए, जब 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय लगता है, यहां पर हमने निकाला ना, क्या निकाला यहां पर कि 360 डिग्री 24 घंटे में कितना घूमेगा? तो 360 डिग्री घूमेगा। ठीक है, 24 घंटे में कितना? 360 डिग्री घूमेगा। तो इसको 24 भाग में हमने बांट दिया तो 1 घंटे में कितना घूमेगा? तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगा। तो यहां पर देखते हैं कि जब 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो x समय लगेगा। तो वो समय हम निकालेंगे तो 60/4 तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60/15 चौक 60, 4 मिनट। मतलब कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितनी हो गई? 4 मिनट। तो ये हमको समझ में आया, इससे हमने समय निकाला। तो क्या पता चलता है इस देशांतर से? तो इस देशांतर से हमें यह पता चलता है कि अगर यहां पर 0 डिग्री पर हमारी रेखा खींची हुई ग्रीनविच, तो इसके आगे इस तरीके से जो देशांतर खींचे गए हैं, कंटिन्यू जो देशांतर खींचे गए हैं, इन प्रत्येक देशांतरों के बीच का जो समय होगा वो होगा 4 मिनट। मतलब कि पृथ्वी को एक देशांतर को पार करने में जो लगेगा समय वो 4 मिनट का समय लगता है। जब पृथ्वी घूमती है, एक देशांतर घूमने में उसे लगता है समय 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और दूसरी बात, जब 0 डिग्री से हम पूर्व की तरफ, पूर्वी देशांतरों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो 4 मिनट समय क्या होते जाता है? प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट समय प्लस होते जाएगा। और 0 डिग्री से जब हम पश्चिम की तरफ आते हैं तो 4 मिनट माइनस होते चला जाता है समय। इससे कैसे समय का निर्धारण करेंगे? मान लेते हैं ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री पर अभी बजे हैं 12, ग्रीनविच पर बजे हैं 12। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में उस समय क्या कितना बजा होगा? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप? तो भाई जब यहां पर बजा है 12 और आप जानते हो कि प्रत्येक देशांतर के बीच का जो समय होता है वो कितना होता है? 4 मिनट का होता है। तो भारत के देशांतरी विस्तार, अब भारत के देशांतरी विस्तार आप ये जानेंगे कि भारत के नैनी से 82.5 अंश पर हमारी मानक समय रेखा गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर नैनी से ये रेखा गुजर रही है 82.5 अंश, 82.5 डिग्री से हमारी रेखा गुजर रही है, यही हमारी मानक समय रेखा है। तो भैया देखिए ये ग्रीनविच से कितनी दूर है? तो ग्रीनविच से 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर है। तो आपको करना क्या होगा?
प्रत्येक एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? गुणा कर दोगे किससे? 4 मिनट से गुणा करोगे तो आपका आएगा टोटल 330। ये 330 क्या है? ये 330 मिनट है, और 330 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो आपका आएगा 5 घंटे 30 मिनट। मतलब कि हमारे जो भारत की जो समय है वो ग्रीनविच से कितना प्लस है, तो कितना आगे है? तो ये है हमारा आगे 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है हमारा, ये समय का कंसेप्ट है, ये हम निकालते हैं किससे? देशांतर से। तो अक्षांश से दूरी निकाली जाती है और देशांतर से मान लीजिए हम समय निकालते हैं और तिथि का भी निर्धारण करते हैं। तो ये जो रेखा ग्रीनविच आप देख रहे हैं, ये ग्रीनविच 0 डिग्री है, ये समय का निर्धारण करती है, और इसके पीछे जो खींची गई रेखा 180 डिग्री की है वो तिथि का निर्धारण करती है। ठीक है, चलिए अब भारत की स्थिति हम देखते हैं। ठीक है, यहां पर हमने समय कैसे निकाला वो देख लिया हमने। अब हम ये देखने वाले हैं कि दूरी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर 4 मिनट का समय हमने निकाल लिया। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितनी आ गई? हमारी 4 मिनट की आ गई। अब देखते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। जो हमने अभी ग्लोब पर देखा, मैप पर देखा कि कर्क रेखा भारत से गुजर रही है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो हमारे भारत देश से गुजरता है। तो भारत देश की स्थिति क्या है कि 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, और अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो नीचे में है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते 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 जब 8 डिग्री 4 मिनट आता है तब हमारा उस उत्तरी अक्षांश पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर भारत का उत्तरतम बिंदु है। ठीक है, और इसी बीच से आपकी कर्क रेखा जो है वो गुजरती है हमारे कुछ राज्यों से। अब वो राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है, देखिए मैं गुजारते जा रहा हूं, झारखंड, फिर है आपका पश्चिम बंगाल, फिर है आपका त्रिपुरा, फिर है आपका मिजोरम। ठीक है, इसको याद रखने का कोड G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, M फॉर मध्य प्रदेश, तो यहां पर हो गया क्या? ग्राम, GRM मतलब ग्राम, GRM। फिर आ गया आपका छत्तीसगढ़, फिर आ गया आपका झारखंड, ठीक है, CJ, फिर आ गया आपका P पश्चिम बंगाल, फिर आ गया आपका क्या? T और M त्रिपुरा और मिजोरम, GRM CJ PTM। ठीक है, GRM ग्राम, CG PTM, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। यही क्रम है किसका? कर्क रेखा के गुजरने का। अब इसी बीच में हमारा कौन सा है? कर्क रेखा के बीच में हमारा छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है, तो आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में। हम पहुंच गए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का विस्तार कैसे है? तो दक्षिण में अगर हम देखते हैं तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप एक चीज याद रखना, ग्लोब में आप यह ध्यान रखेंगे कि ग्लोब में यहां पर अगर भूमध्य रेखा है तो इसके ऊपर जितने भी अक्षांश खींचे होंगे वो पूरे के पूरे उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, और नीचे जितने भी अक्षांश खींचे होंगे वो पूरे के पूरे दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश, और 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये उत्तर में तो उत्तरी होगा या दक्षिण में तो दक्षिणी होगा, ऐसा नहीं है। ऊपर के सारे अक्षांश जो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वो सारे के सारे उत्तरी अक्षांश ही कहलाएंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की अवस्थिति किन अक्षांशों पर है? तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थिति है। और वहीं पर देशांतरी विस्तार की बात करें तो ग्रीनविच 0 डिग्री से 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा विस्तार है किसका? छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अब देखिए इन विस्तार से हमें यह पता चलता है कि जब 23.5 डिग्री यहां पर है 17, तो फिर एक 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे करते करते हमारा थोड़ा पास खींच दिया, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, और यहां पर से गुजरेगी कौन सी? 23.5 गुजरी ना, 23.5। ठीक है, तो यहां पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हमारी कौन सी रेखा गुजरी? कर्क रेखा। यही रेखा तो गुजर रही है कर्क रेखा हमारी।
तो कर्क रेखा किन किन जिलों से होकर गुजर रही है? तो एक गुजर रही है हमारी पहली MCB मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। दूसरा ये गुजरा कहाँ से? सूरजपुर, कोरिया। दूसरा गुजरा हमारा कोरिया। तीसरा जो यहाँ पर से गुजरा यह है हमारा सूरजपुर, और चौथा हो गया हमारा बलरामपुर। इस प्रकार से 4 जिलों से हमारी कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि दूरी का ज्ञान कैसे करते हैं, तो हमने ये देखा कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने अक्षांश आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अक्षांश हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो 7 अक्षांश है, तो लगभग 111 का गुणा हम लोग कर देंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा? तो लगभग 777 आ रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की जो दूरी है वो कितनी है? तो छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण की दूरी ये कही गई है, कितनी कही गई है? तो ये कही गई है 700 से 800 किलोमीटर, लगभग 700 से 800 किलोमीटर इनके बीच की दूरी मानती है। ये यही तरीका है, कोई टेप लेके नहीं नापता है यहाँ से वहाँ, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात, अगर देशांतरी की विस्तार की बात करें तो जो उत्तर की आपका पूर्व का बिंदु है और पश्चिम का बिंदु है, इनके बीच की जो दूरी है, तो अगर मैं कहूँ पूर्व से पश्चिम की दूरी, तो ये आ जाती है हमारे कितनी? 435 किलोमीटर, 435 किलोमीटर के लगभग ये मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो उत्तर में सबसे उत्तर 24 डिग्री 5 मिनट पर कौन सा जिला हमको दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर हमको जिला दिखाई दे रहा है कौन सा? बलरामपुर। तो बलरामपुर का कौन सा स्थान है? तो ठीक है, बलरामपुर में रामानुजगंज है। रामानुजगंज में स्थान का नाम है जी सुंदरी यहां पर है आपका यहां पर ये जो लोकेशन है इसका नाम है सुंदरी, रामानुजगंज की जगह पे। ये हमारा कौन सा बिंदु है? तो ये हमारा उत्तरतम बिंदु है, उत्तर बिंदु, छत्तीसगढ़ का उत्तरतम बिंदु। और वहीं पर दक्षिणतम बिंदु बात करें 17 डिग्री 46 मिनट पर, यहां पर नाम है इसका कोंटा। कहां पर है जी? ये सुकमा में है। तो दक्षिणतम जिला बोल देंगे तो सुकमा, दक्षिणतम बिंदु बोल देंगे तो कोंटा, और वहीं पर पूर्वतम जिला बोल देंगे तो जसपुर, और पूर्वतम आपका बिंदु बोल देंगे तो आपका आ जाएगा गुमला। क्या नाम है जी? गुमला, ठीक है। और वहीं पर बोल देंगे कि पश्चिमतम जिला, तो पश्चिमतम जिला में आ जाएगा कौन सा? आपका बीजापुर, और जो लोकेशन आएगा उसका नाम आएगा भद्रकाली, पश्चिमतम बिंदु। तो मैंने यहाँ पर आपको उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु बता दिए, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया स्थिति और विस्तार, और अक्षांश रेखाओं के द्वारा समय का निर्धारण कैसे करते हैं, दूरी का निर्धारण कैसे करते हैं ये मैंने बताया, और देशांतर रेखाओं के आधार पर समय का निर्धारण कैसे करते हैं ये भी मैंने बताया। मतलब कि अगर ग्लोब पर 0 डिग्री ग्रीनविच पर जो भी समय रहेगा, उससे आगे पूर्व की तरफ जितने भी देशांतर पूर्वी देशांतर कहलाएंगे, और हर डिग्री पे 4-4 मिनट प्लस होते जाएगा समय का। तो कभी भी आपको एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के देशांतर के बीच, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय निकालने के लिए बोल दिया, तो जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया उस कैलकुलेशन के आधार पर आप आसानी से समय का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न था, फिर से आते हैं, अब इसके बाद थ्योरी पोर्शन खत्म होकर हमारा प्रश्न चालू हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन है कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, कोरिया, जसपुर, सूरजपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो यही हमारा उत्तर होगा, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से हमारी कौन सी रेखा गुजरती है? तो हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। अक्षांश और देशांतर का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, और यहां से समय का जो कॉन्सेप्ट है निकालने का वो भी आपको समझ आया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है
तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। देखिए कभी भी अक्षांश को इस तरीके से उत्तरी और दक्षिणी जो हम बोलते हैं इस तरीके से बोलना एकदम गलत होगा। उत्तरी उत्तरी ही होगा दोनों तरफ। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तो यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से, मतलब अगर ये छत्तीसगढ़ है तो यहां पर है 17 डिग्री 46 मिनट और यहां पर है 24 डिग्री 5 मिनट, दोनों ही उत्तरी अक्षांश होंगे। ये हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन है बैकुंठपुर, रायगढ़, कवर्धा, कोरबा, इनमें से कोई नहीं। सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016। जानना बहुत आसान हो जाता है कि कवर्धा से तो कर्क रेखा जाती नहीं है, रायगढ़ से जाती नहीं है, कोरबा से जाती नहीं है, ये हमारी बैकुंठपुर से होकर गुजरती है। तो इसलिए हम यहाँ पर ले सकते हैं कि बैकुंठपुर पहले कहाँ पर है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो बैकुंठपुर आपका आता है कोरिया में, तो ये पता होना आवश्यक है। तो अब कोरबा में आप कोरिया में आप जान चुके हैं, तो आप लगा देंगे उत्तर क्या होगा जी, बैकुंठपुर। पर हम अगर पर्टिकुलर स्थान की बात करेंगे, इसके करीब करीब में और कौन से स्थान है, तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं। पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर कर्क रेखा इस तरीके से यहां से गुजरती है, तो सबसे पहले जो बलरामपुर जिला है हमारा, बलरामपुर में हमारे दो जो जगह हैं वो कर्क रेखा के एकदम करीब है। ठीक है, पहला लोकेशन आप ट्रेस करेंगे, पहला होगा आपका कुसमी। ठीक है, पहला स्थान आपका होगा कुसमी। दूसरा स्थान होगा आपका स्वयं का जो जगह है, क्या नाम है जी उसका, बलरामपुर। फिर सूरजपुर में आएंगे तो आपको मिल जाएगा प्रतापपुर। दूसरा लोकेशन ट्रेस करेंगे, आपका आ जाएगा ओड़गी। ठीक है, फिर तीसरा लोकेशन आप आएंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका बैकुंठपुर, सूरजपुर में बैकुंठपुर, और एक लोकेशन आपके आ जाएगी ओड़गी। ठीक है, जब हम मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में आएंगे तो पहले आपको मिलेगा मनेन्द्रगढ़ और दूसरा आपको मिलेगा कौन सा, भरतपुर। मनेन्द्रगढ़ मिलेगा, भरतपुर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतापपुर, ओड़गी, बैकुंठ। अच्छा, मैंने ओड़गी यहां पर फिर से लिख दिया है क्या, सॉरी क्षमा चाहूंगा। यहां पर आएगा आपका सोनहत। ठीक है, तो ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व दिशा, और ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम दिशा। तो आपको पेपर में पूछता है कि कर्क रेखा पर स्थित इन स्थानों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताएं। तो पूर्व में क्या मिलेगा आपको, पहले याद रखेंगे कुसमी, फिर बलरामपुर, फिर आप आ जाएंगे कहाँ, कौन से जिले में, सूरजपुर में, यहाँ मिलेगा आपको प्रतापपुर और ओड़गी। इसके बाद आप आ जाएंगे कहाँ, कोरिया में, यहाँ मिलेगा आपको बैकुंठपुर और सोनहत क्षेत्र। और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा कौन सा, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, यहाँ मिलेगा आपका मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा तो उत्तर क्या हो गया था, बैकुंठपुर। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? कोरबा, रायपुर, सरगुजा, इनमें से कोई नहीं। क्या सरगुजा जिले से होकर गुजरती है? क्या नहीं गुजरती है? उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? बैकुंठपुर, रायगढ़, कोरबा। प्रश्न वही है, रिपीट हो गया है, बैकुंठपुर। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा गुजरती है सरगुजा जिले से, सूरजपुर जिले से, कोरबा जिले से, जसपुर जिले से। ठीक है, तो यहां पर हमारा उत्तर क्या होगा जी, बी, सूरजपुर जिले से। अभी हमने देख चुके हैं इसको हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा निम्नांकित में से किस जिले से होकर गुजरती है? ठीक है, तो भाई किस जिले से, वही क्वेश्चन रिपीट कर डाला हूं जी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर के मध्य है? ठीक है, तो हमने क्या देखा था, 700 से 800
किलोमीटर के मध्य है। कैसे निकाला था हमने कि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कितना है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, और उत्तरतम बिंदु कितना है 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इन दोनों के बीच की दूरी है ये लगभग आती है कितनी 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे, यहां हमारा प्रश्न है, देखिए आ गया वैसा ही प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों से कर्क रेखा गुजरने का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। तो हमने पूर्व से पश्चिम क्रम बनाया था, और पूर्व से पश्चिम क्रम में हमने कौन कौन सा बनाया था। सबसे पहले हमने बनाया था बलरामपुर में कुसमी बनाया था, कुसमी के बाद आया था हमारा बलरामपुर, और बलरामपुर के बाद हमारा जो आया था वो था प्रतापपुर। प्रतापपुर कहाँ था जी, प्रतापपुर है सूरजपुर में। फिर आया था हमारा ओड़गी, ठीक है, प्रतापपुर के बाद ओड़गी था, और ओड़गी के बाद जो हमारा क्षेत्र आया था वो आपका कोरिया वाला क्षेत्र था। तो कोरिया वाले क्षेत्र में हमने लिया था कौन सा, बैकुंठपुर, और बैकुंठपुर के बाद हमारा आया था सोनहत, और सोनहत के बाद मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में पहला आया था मनेन्द्रगढ़, और मनेन्द्रगढ़ के बाद जो तहसील हमारा आया था वो था कौन सा आखिरी भरतपुर। तो ये पूर्व से पश्चिम का क्रम है, और यही हमसे पेपर में पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, बलरामपुर कुसमी, पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, पहले कुसमी है फिर बलरामपुर। कुसमी प्रतापपुर, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है कि कुसमी के बाद बलरामपुर। कुसमी बलरामपुर सही है। ओड़गी, ओड़गी पहले आ गया, गलत हो गया हमारा, पहले प्रतापपुर आता है। कुसमी बलरामपुर प्रतापपुर ओड़गी सोनहट भरतपुर, ठीक है। तो यही हमारा सही है, कुसमी बलरामपुर प्रतापपुर ओड़गी सोनहट और भरतपुर। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। CGPSC AMO 2022, अभी हाल ही में 2022 में पूछा गया प्रश्न, देखिए करीब का ही प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश पर छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को स्पर्श करती है। तो मतलब कि छत्तीसगढ़ का जो हमारा दक्षिणतम पॉइंट है यही तो है ना 17 डिग्री 46 मिनट, ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पर क्या है जी, तो यह सुकमा है, और सुकमा का कोंटा है, तो ऑप्शन क्या हो जी हमारा सुकमा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से कभी भी आपको पूर्वतम पश्चिमतम जिला ये सारी चीजें पूछा जा सकता है ना, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो पहले तो ये पूर्वी पश्चिमी इस प्रकार का रहेगा ना, तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा जी। दोनों ही तरफ पूर्वी देशांतर होने चाहिए। देखिए एक पूर्वी देशांतर यहाँ दिख रहा है, एक पूर्वी देशांतर यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पर पश्चिमी देशांतर पूर्वी देशांतर। तो ये ऑप्शन भी पहले गलत हो गया, और पश्चिमी देशांतर से पश्चिमी देशांतर ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा उत्तर क्या बच जाता है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो मतलब कि इसमें 80, अगर ये छत्तीसगढ़ है और पूर्व पश्चिम बता रहे हैं, तो पहले 80 आएगा कि पहले 84 आएगा। तो भाई 0 से इधर स्टार्ट होता है ग्रीनविच से, तो 1 2 3 4 5 6 कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 80 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 84 डिग्री, और 80 और 84 के बीच में 82 आता है, 82 82.5 या 82.5 पूर्वी देशांतर। इसी पूर्वी देशांतर से हमारी कौन सी रेखा गुजरती है, तो मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा हमारी गुजरती है 82.5 अंश से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना अक्षांशीय विस्तार से कैसी है, कम है, अधिक है, बराबर है, अतिरिक्त है, इनमें से कोई नहीं। CGPSC YWO 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए अक्षांशीय रेखा कितनी है, यहाँ पर है 80, 81, 82, 83, 84। तो अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा जो गुजरती है वो कितनी देशांतर गुजरती है, देशांतर रेखा गुजरती है, तो लगभग 1 2 3 4 5 देशांतर रेखाएं हमें दिखाई दे रही हैं। और वहीं पर अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखा भी कितनी है,
तो वो ज़्यादा है हमारी 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, लगभग 7 अक्षांश रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? तो अक्षांशीय विस्तार अधिक है, देशांतर रेखाएं कम है, अक्षांश रेखाएं अधिक है। अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है? ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो इसको पहले मैप में समझते हैं। तो जो ये 0 डिग्री से जो रेखा गुजरती है, ये हमारी ग्रीनविच रेखा है, यही मेन प्रधान यामोत्तर रेखा, विश्व की समय निर्धारण करने वाली रेखा। इसके पूर्व में जब आप बढ़ते चलते हैं तो प्रत्येक अक्षांश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते हुए पूरा आगे बढ़ता है डिग्री, और जब भारत के बीचों बीच पहुंचता है तो ये आ जाता है 82.5, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। यही 82.5 अंश पूर्वी देशांतर हमारे भारत की क्या है? मानक समय रेखा है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा। पूरे भारत को ना पूरे विश्व को ना इस प्रकार से टाइम जोन्स में बांटा गया है। तो भाई भारत तो कितने टाइम जोन्स में बांटा गया है? तो ध्यान देंगे, जब हम 360 को 24 से भाग किए थे, ठीक है, तो कितना आया था? 15 डिग्री आया था 1 घंटे में। तो जब 24 को 15 भाग 15 डिग्री बराबर भाग किए ना हमने, तो 15 डिग्री पर टोटल 24 टाइम जोन्स खींचे गए। कितने? 24 टाइम जोन। अगर इस 15 को आप इंटू कर दोगे ना 24 से, तो कितना आ जाएगा जी? 360 आ जाएगा। मतलब कि प्रत्येक 15 डिग्री पर आपकी एक क्या खींची हुई है? एक आपका टाइम जोन खींचा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर भारत में आपकी एक रेखा गुजरती है, कौन सी? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, और यही पूर्वी देशांतर जो रेखा है वही भारत की रेखा हमारे छत्तीसगढ़ से गुजरती है। यही मानक समय रेखा है, और यही रेखा है कितना? साढ़े 82 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब यही प्रश्न था कि ये किन जिलों से होकर गुजरती है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले ये एंटर करती है, एंटर करते साथ सबसे पहले जो जिला आ जाता है ये हमारा आ जाता है सूरजपुर। सूरजपुर के बाद ये दूसरा जिला जहां पर ये प्रवेश करती है, ये जिला है हमारा क्या? कोरिया। कोरिया के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि ये कौन से जिले से हमारा गुजर रहा है। ठीक है, तो ये गुजर रहा है हमारा कोरबा से। ठीक है, कोरबा के बाद जो हमारा अगला जिला दिखाई देता है वो है हमारा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिला के बाद आ जाता है हमारा बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के बाद फिर हमारी बारी आती है किसकी? महासमुंद की। महासमुंद के बाद फिर ये सीधा में दिखाई देता है गरियाबंद में। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये टोटल जो मानक समय रेखा है वो छत्तीसगढ़ में कितने? 7 जिलों से गुजरती है, और ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये वो 7 जिले हैं जहां से मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, मतलब सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब अगर कभी आपसे ये पूछ दे कि कौन सा जिला है जहां पर कर्क रेखा और मानक समय रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो उत्तर आ जाएगा क्या जी? कोरिया। ये कोरिया में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको मानक समय भी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा की कटान बिंदु कहाँ पर है? तो कटान बिंदु कहाँ पर है? तो यहाँ पर कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर। उत्तर को विलोपित कर दिया गया है क्योंकि जो हमारा सही उत्तर है कोरिया वो यहाँ पर नहीं है। उत्तर क्या होगा हमारा इसका? कोरिया इसका उत्तर होगा जी। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बता पाया आपको, फिर से बताता हूँ। हाँ, तो मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है? बलरामपुर, सरगुजा रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर, कोरिया
सूरजपुर, कोरबा, बिलासपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा। तो देखिए यहां पर आपका बिलासपुर से नहीं गुजरती, ये ऑप्शन हमारा कट हो जाता है। यहां पर भी बिलासपुर है, बिलासपुर से नहीं गुजरती, ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाता है। और यहां पर जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, ये सारे ऑप्शन हमारे कट हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर भी बलरामपुर दिख रहा है, मानक समय रेखा बलरामपुर से भी नहीं गुजरती, रायगढ़ से भी नहीं गुजरती, यहां से कहीं से नहीं गुजरती, ये ऑप्शन भी कट हो जाता है। बच जाता है जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, ये भी हमारा सही उत्तर होगा। अभी मैंने आपको मैप में ये चीज करके बताई है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया जी, कौन सा क्वेश्चन देखा था हमने? हाँ, कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान बिंदु है? अब यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है सही, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा। उत्तर होगा हमारा क्या? कोरिया इसका हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले प्रश्न में, तो यहां पर कुल हमारे इतने ही प्रश्न थे। इन प्रश्नों से हमने बहुत सारी चीजें समझी। हमने अक्षांश एवं देशांतरों का विस्तार समझा, अक्षांश रेखाएं क्यों खींची गई हैं ये समझा, देशांतर रेखाएं क्यों खींची गई हैं ये समझा। उसके बाद हमने भारत की स्थिति और विस्तार देखा, छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार देखा, छत्तीसगढ़ के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन से जिले और कौन से स्थान है वो देखे, पूर्व से पश्चिम की दूरी देखी, उत्तर से दक्षिण की दूरी देखी। ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में की और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं ये हमने देखा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कम समय में मैंने अधिक चीज समझाने की कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें। अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें पॉजिटिविटी देते हैं, हम कार्य करने के लिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है कि नहीं? आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले भाग में। तब तक हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।